आमना मरे मरे कदमों से मुलाजिमों की मियाद में चलते हुए उस हवेली में दाखिल हुई थी। उसने आंखों में कोई खुशगवार ख्वाब नहीं सजाए थे, न ही उसके दिल में अरमान जाग रहे थे, बल्कि वो जानती थी कि वो वनी होकर उस हवेली में आई है और वनी की गई लड़की के साथ कैसा सलूक किया जाता है, उसके लिए ज़िंदगी को कितना मुश्किल बना दिया जाता है, वो बेखबर नहीं थी। मगर उसके साथ ये सब होगा, ये तो अमना ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही सरदारनी शमसा बेगम ने उसके चादर सिर से अतार कर दूर फेंक दी थी और अब आमना के बाल उसकी मिठियों में थे। तुम हो वो लड़की जिसके भाई ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। तुम्हारे भाई की वजह से मेरा लख्त जगर मुझसे दूर हो गया। तुम अपने भाई के किए की सज़ा भुगतनी होगी। उसने अमना को बहुत मारा था। आमना खामोशी से ज़मीन पर बैठकर उससे पटती रही थी। सरदानी जब अमना को मार मार कर थक गई तो तब एक तरफ हाँपते हुए बैठ गई थी, मगर अब वो अपनी मुलाजिमों से आमना को पटवा रही थी। सरदारनी अमना को किसी सूरत भी बख्शने को तैयार नहीं थी। तभी सरदार जावेद वहां पर आ गया था और इन अमना के सामने आकर खड़ा हो गया। अमना ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसे देखा था, फिर फौरा ही अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया था। वो चेहरे से सफाक इंसान मालूम हो रहा था। अमना ने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो एक जालिम इंसान था जो किसी पर भी रहम नहीं करता था। अब वो अमना को भला कैसे बख्श सकता था? अमना तो वनी होकर इस हवेली में आई थी। वो उसके भाई के कातिल की बहन थी और वो लोग उसके साथ जो चाहे सलूक कर सकते थे। सरदार जावेद ने अमना को बाजों से पकड़कर ज़मीन से उठाया। अमना का वजूद दर्द की शद्दत से टूट रहा था। उसके मना से हल्की सी चीख निकल गई थी। उसके चेहरे पर इज़्ज़त के तासरात फैल गए थे और सरदार जावेद उसको इस इज़्ज़त भरी कैफियत में देखकर मुस्करा दिया था। उसकी जालमाना जबलत को जैसे तस्कीन मिली थी। कहाँ लेकर जा रहे हो सरदार जावेद उसे? ये यहीं पर रहेगी। उसे मैं जिंदा दफन कर दूंगी। जो कुछ उसके भाई ने किया है उसका इंतकाम मैं इस लड़की से लूंगी। तुम उसे कहीं लेकर नहीं जा सकते। मैं उसे हवेली में अपना बदला पूरा करने के लिए लाई हूँ, तुम्हारी बेवी बनाने के लिए नहीं। सरदारनी अपने बेटे की फितरत से बहुत अच्छी तरह से आगाह थी। औरत इसके लिए खिलौने से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती थी, मगर सरदारनी ये नहीं चाहती थी कि वो इस लड़की को अपनी बीवी का रतबा दे, क्योंकि वह इस लड़की को अज़ियतनाक तरीके से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देना चाहती थी। सरदार जावेद माँ की बात पर ज़ोर से हंस पड़ा था। मैं भी उसे बीवी बनाने के लिए नहीं लाया, मैं उसे उसके किए की सज़ा देने के लिए लाया हूँ। इसके लहजे में सफाकित बोल रही थी। अमना ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसे देखा तो वो बड़ी तरह से सहम गई थी। उसे इस बात का अंदाज़ा तो था कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल होने जा रही है, मगर अब सरदार जावेद की आंखों में देखकर उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी इस कदर इज़्ज़तनाक होने जा रही है कि वो मौत मांगेगी, मगर मौत भी उससे दूर भागेगी। वो अमना को घसीटते हुए अपने साथ लेकर बाहर आ गया था। उसने अमना को पछली सीट पर फेंक दिया था और ख़ुद अगली सीट पर आकर बैठ गया था। ड्राइवर को उसने गाड़ी चलाने का हुक्म दे दिया था। अमना नहीं जानती थी कि वो उसे कहाँ पर लेकर जा रहा है, मगर इतना उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स उसके साथ जो कुछ भी करने जा रहा है वो हरगज़ भी अमना के लिए आसान नहीं होगा। वो अमना को लेकर डेरे पर ओ गया था। डेरे पर बहुत सारे मुलाजमीन मौजूद थे। उन्होंने अमना को एक त्रस अमीज़ निगाह से देखा था। वो जानते थे कि उस डेरे पर जो औरत भी आती है उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती। इसके चीखें डेरे पर मौजूद सभी लोगों को सुनाई देते हैं। उसके साथ जुल्म व जबर की एक अलग ही दास्तान रकम की जाती है। मुलाजमीन चूँकि सरदार के हुक्म के पाबंद थे, वो चाहकर भी अमना की मदद नहीं कर सकते थे। अमना रोते गड़गड़ाते हुए सरदार जावेद के साथ घसीटते हुए जा रही थी। उसका दोपटा गाड़ी के दरवाजे में ही फंस कर रह गया था और इस वक्त वो अपने बालों से अपने वजूद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, जिससे उसका जिस्म अयां हो रहा था। और इतने लोगों की मौजूदगी में वो अपने अब को बेअब्रू देखकर शर्मिंदगी से ज़मीन में गिरती जा रही थी। उसे
इस शख्स पर भी ताज्जुब हो रहा था जो उसका शौहर था। माना कि वो बनी होकर उसके निकाह में आई थी, मगर वो उसकी बेवी थी, उसकी इज्जत थी। उसे अपनी इज्जत को यूं तमाशा नहीं बनाना चाहिए था, मगर वो क्या जानती थी कि ये सब तो शुरुआत थी। उसके साथ वो सब होने जा रहा था जो वो क़यामत तक नहीं भूल सकती थी। सरदार जावेद ने उसे सीधा कमरे में लाकर फेंक दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो उसके करीब उड़ने लगा था। अमना उस सब के लिए तैयार नहीं थी। वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी उस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भाई ने जो भी किया तुम मुझे उसकी सज़ा मत दो। सरदार जावेद उसकी बात पर कहका लगाकर हंस पड़ा था। तुमसे इजाज़त कौन मांग रहा है? तुम मेरे लिए इतनी अहम हरगज़ नहीं हो कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी का इंतज़ार करूं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमना रोती बलकती जा रही थी, मगर सरदार जावेद को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसने एक ही झटके से अमना को अपने तरफ खींच लिया था और उसके बाद अमना की चीखें कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चीखें सस्कियों और अहों में तब्दील होती जा रही थी। सरदार जावेद सरशार सा उससे दूर हुआ था। तुम तो बहुत नाजुक हो, तुम इतनी सी देर में ही थक गई हो, दर्द से चलाने लगी हो, जबकि तुम क्या जानूं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूं। अमना उसकी बातों के मफहूम में उलझते रह गई थी। वो उसके साथ भला उससे ज़्यादा बुरा किया कर सकता था। अमना को हरगज़ इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स कितना खबीथ था। वो किसी भी हद तक गर सकता था। उसे रश्तों का पास नहीं था और अमना को तो उसने अपनी बेवी तस्लीम ही नहीं किया था। वो तो उसे महज इंतकाम लाने के लिए, उसे तख्ता मशक बनाने के लिए यहाँ पर लाया था। उसके भाई के किए की सज़ा वो उसे देने के लिए उस डेरे पर लेकर आया था। अगर अमना को अंदाज़ा होता कि उसके साथ उस हवेली में क्या होने जा रहा है तो वह घर से भाग जाते, मगर कभी भी वो उस दरंदा सिफत इंसान के हाथ ना लगती। रात को अमना अपने ज़ख्मों को सहला रही थी। मुलाजमा उसके लिए खाना लेकर आए तो अमना ने खाना खाने से इनकार कर दिया। ले जाओ ये सब यहाँ से, मुझे यह सब नहीं चाहिए। उसका वजूद दर्द से तड़प रहा था। वो बुखार में बड़ी तरह से फनक रही थी, सिर अलग से फट रहा था। मुलाजमा ने उसे तरहम से देखा था। अब खाना नहीं खाएंगे, ऐसे तो अब मर जाएंगे, और अगर आपको कुछ हो गया तो सरदार जावेद हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे सख्ती से ताकीद की है कि मैं आपको अपने हाथों से ये खाना खिलाऊं। अमना के लबों पर जहरखिंद मुस्कुराहट आ गई थी, तो गोया वो ये नहीं चाहता कि मेरी जान चली जाए, उसकी मुझसे जान छूट जाए, क्योंकि वो तो मुझे सज़ा देना चाहता है, इस गुनाह की सज़ा जो मैंने क्या ही नहीं। मुलाजमा उसकी बात सुनकर सिर झुका गई थी। उसे अमना से हमदर्दी महसूस हो रही थी, मगर वह हमदर्दी करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। अमना ने चंद लक़मे जहर मार किए थे और फिर मुलाजमा उसे दर्द की दवा देकर कमरे से बाहर चली गई थी। रात को फिर सरदार जावेद कमरे वापस नहीं आया था और अमना ने इस बात का शुक्र अदा किया था कि वो दोबारा से उसके सामने तख्ता मशक्क़ बनने से बच गई थी। आराम करने की वजह से उसकी तबीयत पहले से बेहाल हो गई थी। अब वो बेहतर महसूस करने लगी थी। वो जब उठकर कमरे से बाहर जाने लगी तो ये देखकर उसे शदीद धचका लगा था, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटने लगी। भला उसे कमरे में कैद करने का क्या मकसद था? बाहर से दरवाज़ा किसने और क्यों बंद किया था? थोड़ी देर के बाद मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। किया है बीबी, अब बार बार दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक क्यों दे रही हैं? सरदार जावेद बैठक मौजूद हैं। उन्होंने अगर ये आवाज़ सुनी तो वो अब पर गुस्सा करेंगे। मुलाजिम सरदार जावेद के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, तभी वो इस लड़की को तनबीह कर रहा था। मगर अमना जैसे कुछ समझ ही नहीं रही थी। मैं इस कमरे में कैद होकर नहीं रहना चाहती, मेरा दम घट रहा है और मैं 2 दिन से अपने माँ बाप से भी नहीं मिली। सरदार जावेद को बोलो कि वो मुझे मेरे माँ बाप से मिलवाने के लिए लेकर जाए। अमना हट धर्मी से ये बात बोली थी। ये बात वो भूल गई थी कि वो वनी होकर यहाँ पर आई है और वनी की गई लड़की कभी भी दोबारा अपने माँ बाप से नहीं मिलती, मगर न जाने क्यों
وہ اچانک سے اس قدر جذباتی ہو گئی تھی کہ وہ اپنی حیثیت، اپنا مرتبہ، سردار کا سلوک، سب کچھ بھول گئی تھی۔ ملازم دوبارہ سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا اور امنہ اب دوبارہ سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ اب دروازہ کھولنے والے شخصیت کو دیکھ کر وہ ٹھٹھک کر رہ گئی تھی، کیونکہ اب اس کے سامنے کوئی ملازم نہیں بلکہ سردار جاوید کھڑا تھا، جو آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ امنہ کو اس کی حالت دیکھ کر کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ بھی نشے میں ہی لگ رہا تھا۔ سردار جاوید نے امنہ کو گہری بھرپور نظر سے دیکھا، پھر اس آدمی سے کہنے لگا کہ یقینا تمہیں میری اج کی دعوت پسند آئے گی۔ اس نے امنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی سے کہا تھا۔ پہلے تو امنہ سمجھ نہیں پائے کہ اس کی بات کا کیا مقصد ہے، مگر جب اس کی بات کا مفہوم اسے سمجھ آیا تو وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اب وہ خوف کے مارے چلانے لگی تھی۔ تم گھٹیا انسان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے یوں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے۔ سردار جاوید نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے سامنے اپنی زبان چلاؤ، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اگر اس آدمی نے تمہاری کوئی بھی شکایت کی، تم نے اسے کسی بات سے انکار کیا، تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جانوروں کی طرح امنہ کو اس کے سامنے پھینک کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور آج پھر حویلی کے ملازمین نے امنہ کی چیخ و پکار کو سنا تھا۔ آج وہ چلانے کے ساتھ ساتھ بد دعائیں اور کوسنے بھی دے رہی تھی اور زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر سب لوگوں کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ ملازم چاہنے کے باوجود بھی امنہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، اور یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا تھا۔ ہر روز سردار جاوید اسے نت نئے طریقے سے اذیت دیتا تھا، اسے تکلیف کے نئے جہان سے روشناس کرواتا تھا۔ امنہ روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی، وہ اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ وہ اس جہنم سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر سردار جاوید اتنی آسانی سے اس کی جان بخشنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کے بھائی نے سردار جاوید کے بھائی کو قتل کرنے کا جرم کیا تھا۔ اس نے یہ قتل کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا، امنہ اس بارے میں بے خبر تھی۔ آج شام کو روتے ہوئے امنہ اپنے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ یہ زخم اسے سردار جاوید کے ایک دوست نے نشے کی حالت میں دھت ہو کر دیے تھے۔ اس نے سگرٹ سے نہ صرف اس کے بازوں کو جلایا تھا بلکہ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر کٹ بھی لگائے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ لوگ اس قدر عزت پسند تھے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر انہیں کس جذبے کی تسکین ملتی تھی۔ امنہ روتے ہوئے یہ سب سوچ رہی تھی جب سردار جاوید کمرے میں داخل ہوا اور ایک تنفر بڑی نظر اس پر ڈال کر کہنے لگا کہ اچھا ہوا کہ تم نے اپنے زخموں پر خود ہی مرہم لگانا شروع کر دیا۔ یہاں پر کسی سے تم امید مت رکھنا کہ کوئی تمہارا احساس کرے گا۔ تمہیں ہر روز نئے انداز میں تکلیف جھیلنے کو ملے گی، درد سہنے کو ملے گا اور زخم بھرنے کے لیے ملیں گے۔ امنہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ وہ اس شخص کی صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ سردار جاوید اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے بازوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اس کا بازو مروڑ کر اس کی پشت کے ساتھ لگا دیا۔ امنہ کے منہ سے تکلیف کے مارے سسکاری نکلی تھی، جو سردار جاوید کے لبوں پر مسکراہٹ کھلا گئی تھی۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے انجانی سی خوشی کا احساس ہوتا ہے، وہ امنہ کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے امنہ کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کر دیا، کہنے لگا کہ آج شام کو اچھے سے تیار ہو جانا، تمہیں میں نے ایک جگہ پر لے کر جانا ہے۔ اس کے بات سن کر امنہ جی جان سے کانپ کے رہ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سردار جاوید کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ وہ نہ جانے امنہ کو کہاں لے کر جاتا اور اس کے ساتھ کیا کرتا۔ امنہ کسی بھی صورت اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ اس نے سردار جاوید کے عتاب سے بچنے کے لیے شام کو کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ آج کمرے کا دروازہ نہیں کھلے گی۔
सरदार जावेद के हाथों कट पटली नहीं बनेगी। वो उसके साथ कहीं मैं नहीं जाएगी, मगर वो ये बात ही जानती थी कि सरदार जावेद को अपनी बात मनवाने के 1001 रास्ते उठते हैं। जब अमना ने दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला तो उसने अपने मुलाजिम से कहकर दरवाज़ा तोड़ दिया था, और अब वो उसके सामने खड़ा अपने हाथ पिष्ट पर बांधे तमस्खर भरी निगाहों से उसे देख रहा था। तुम्हें मैंने कहा था कि तुम आज शाम को तैयार हो जाना। तुमने मेरे साथ एक जगह पर जाना है, मगर तुमने मेरे हुक्म आदुली क्यों की? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अमना ने सर उठाकर उसे देखा। मैं तुम्हारे साथ कहीं मैं नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ कि ज़रूर ये सब भी तुम मुझे नए तरीके से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कर रहे होगे, और मैं तुम्हारी अब किसी बात में नहीं होंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। सरदार जावेद ज़ोर से कहका लगाकर हंस पड़ा, कहने लगा कि ये तो मैं जानता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा ढेठ हो, मगर तुम नहीं जानती कि सरदार जावेद को अपनी बात मनवाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। वो अमना को बाजों से पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले गया था, और अब वो उसे अपने दोस्त के डेरे पर लेकर आ गया था। वहाँ पर तो रंग व बो और शराब का दौर चल रहा था। वहाँ पर मौजूद सब लोगों के हाथों में शराब की बोतलें थीं, और पहलों में वो औरतें थीं, जिनको देखकर अमना का शर्म से सिर झुक गया था। उन्होंने नियम आरियां लिबास पहन रखे थे, जो कि इस कदर मुख्तसर थे कि उनके जिस्म को छिपाने में नाकाम हो रहे थे। सरदार जावेद इसकी खफ़त देखकर हंस पड़ा, कहने लगा कि अब तुम्हें भी ऐसा ही लिबास पहनकर सब लोगों के सामने मजरा करना होगा। यही है तुम्हारी औकात। उसके लहजे में अमना के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। फिर उसने अमना को मजबूर कर ही दिया कि वो इस बड़े पंडाल में रक्स करें। उसने जगह जगह से अमना का लिबास फाड़ दिया था, जिससे उसका जिस्म अयां होने लगा था। ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे सबकी नज़रों में रसवा मत करो, मुझे मज़ीद बेअब्रो मत करो। वो अपने बाजों से अपने जिस्म को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, और सरदार जावेद के साथ साथ उसके दोस्तों के कहके भी बुलंद हो रहे थे। वो सब उसकी बेबसी का हज़ उठा रहे थे। अमना ज़मीन पर बैठकर दोनों बाजों में खुद को छिपाकर रोने लगी थी, और वो सब लोग उसके उस पास खड़े होकर उस पर आवाज़ें किस रहे थे, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छू रहे थे। वो अज इज़्ज़त के नए जहां से मुतारफ़ हुई थी, इज वो इतने लोगों के सामने बेअब्रो हुई थी। उसका मर जाने को दिल चाह रहा था। रात गए तक यही सब होता रहा था, और फिर वो सब लोग नशे में धुत होकर गुनाह में मशगूल हो गए थे। कई लोगों ने ज़बरदस्ती अमना को भी उस गुनाह में शामिल कर लिया था, ज़बरदस्ती उसे अपनी होश का निशाना बना दिया था। और अब जब अमना नीम मर्दा हालत में हो गए, तब सरदार जावेद उसे घर लेकर आया था। उसे बिस्तर पर फेंकते हुए कहने लगा कि मैं हर रात तुम्हें ऐसी ही सज़ा दूंगा। हर रात तुम मौत मांगोगी, मगर मौत तुमसे दूर भागेगी। यह कहकर वो वहाँ से चला गया था, और अमना फोट फोट के रो पड़ी थी। कुछ वक्त पहले तक उसकी ज़िंदगी किस कदर परस्कून थी। वह अपने घर में खुशियों बड़ी ज़िंदगी गुजारी थी। उसकी तो अजमल के साथ शादी होने जा रही थी, जो उसकी सहेली का भाई था। उसकी बचपन की मोहब्बत था। वो दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे, और अब वो लोग शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। इस दिन अमना बहुत खुश थी। उसके हाथों पर अजमल के नाम की मेहंदी लगाई जा रही थी। वो अपने हाथों पे अजमल का नाम लिखा हुआ देखकर मुस्करा दी थी। आज उसकी मेहंदी थी, कल उसकी बारात थी, और कल ही उसका अजमल के साथ निकाह हो जाना था। वह रखसत होकर अजमल के साथ उसके घर में जा रही थी। अजमल जो इसकी बचपन की मोहब्बत था, उन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे, और आज उनकी मोहब्बत को नया नाम मिलने वाला था। तभी बाहर से अजीब से शोर की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी, और फिर उन आवाज़ों में रोने और चीखने चलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। यह आवाज़ें सुनकर अमना बड़ी तरह से बिखला गई थी। ये सब क्या है? बाहर ये शोर की आवाज़ें कैसे सुनाई दे रही हैं? उसने नगू से पूछा। उसने लालमी का इजहार किया, और फिर वो भी कमरे से बाहर ये देखने के लिए चली आई कि यहाँ पर सब क्या हो रहा है। एक एक करके अमना की सारी सहेलियाँ कमरे से बाहर चली गई थी। अब आमना कमरे में अकेली थी। काफ़ी देर गुजर गई थी।
कोई उसके कमरे में पलट कर नहीं आया था, मगर बाहर से शोर के आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। अमना का दिल होलने लगा था और फिर एक क़यामत की खबर उसे सुनने को मिली थी। उसके भाई ने सरदार जावेद के छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। खुद वो अब रूपोश हो गया था। सरदार और उसके आदमी घर में आ चुके थे। अब वो सफदर को बाजियाब कराने के लिए उसके माँ बाप को जोत वकोब कर रहे थे। वो घर जो शादी का घर था, जहाँ पर खुशियों की बारात उतरने वाली थी, अब वो घर जैसे मातम खुदा बन गया था। सफदर अमना का इकलौता भाई था। वो बचपन से ही गसीले मजाज का इंसान था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा उसकी नाक पर धड़ा रहता था। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सफदर का गुस्सा उन्हें यह रंग भी दिखाने वाला है। वह सरदार जावेद के पैरों में गिरकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगे थे। पुलिस भी जगह जगह सफदर को ढूंढ रही थी, मगर उसका कहीं अता पता नहीं था। काफ़ी दिन तलाश बसयार के बाद वो आखिर अपने दोस्त के घर से बरामद कर लिया गया था। पुलिस उसे उठाकर थाने में ले गई थी। इस पर जुल्म व बर्बरीत के पहाड़ तोड़ दिए गए थे। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। सफदर के घर वालों को ना तो उससे मिलने दिया जा रहा था और न ही इसकी बारे में कोई खबर बताई जा रही थी। थाने के कितने चक्कर काटने के बाद एक दिन सफदर के बाप को उसे मिलने की इजाज़त दे दी गई थी। इस दिन जब वो अपने बेटे से मिला तो उसकी हालत देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। सफदर बुरी तरह से रोए जा रहा था। कहने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे इस सब में फंसाया जा रहा है। मुझे चौधरी के आदमी ने अपनी बैठक में बुलाया था। कहने लगा कि तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो तब सरदार की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। और फिर सब लोग वहाँ पर उन्होंने मुझे लाश के पास देखा तो उन्होंने मुझे ही उसका कातिल समझ लिया, जबकि मैं बेगुनाह हूँ। मैं नहीं जानता कि किसने ये सब किया और क्यों किया, और इस कत्ल को फिर मेरे ज़िम्मे क्यों लगा दिया। सफदर के माँ बाप ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने बेटे को बचा सकें। उन्होंने सरदार जावेद को ये यकीन दहानी कराई कि सफदर ने ये ऐसा नहीं किया। वो तफ्तीश करें कि आखिर ये कत्ल किसने किया और क्यों किया है। भला सफदर को इस सब से क्या फ़ायदा था। उसके ना तो सरदार के साथ दुश्मनी थी और ना ही वो उसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। इस सफदर को ये सब करके क्या मिलना था। मगर सरदार जावेद ने उसकी एक भी नहीं सुनी गो कि सब लोग ये कहते थे कि वो अपने भाई से बेपुनाह नफरत करता है। मगर अब भाई के कत्ल के बाद अचानक से उसके दिल में अपने भाई के लिए इस कदर मोहब्बत की अमड़ आई थी। सब लोग इस बात से बेखबर थे। सरदार जावेद ने कह दिया था कि वो कभी भी अपने भाई के कातिल को माफ़ नहीं कर सकता। वो उसे सज़ा देगा। और फिर सफदर के माँ बाप ने पंचायत बैठा दी। उनके सामने हाथ जोड़े कि हमारा बेटा बेगुनाह है, उसे माफ़ कर दिया जाए। सरदार जावेद से बात की जाए कि वह उसके कातिलों को ढूंढने की कोशिश करें। वो इस बात पर तफ्तीश करें कि आखिर चौधरी साहब के ख़ास आदमी की बैठक में इस दिन सरदार जावेद क्यों कर गया था और वहाँ पर ऐसा किया हुआ था। क्योंकि जब सफदर वहाँ पर गया तो तब छोटे सरदार की वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी। उसका मतलब ये है कि चौहरियों के आदमियों में से किसी ने ये काम किया है। मगर सरदार जावेद तो कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं था। और फिर जिस दिन पंचायत बैठा दी गई तो तब सरदार जावेद ने कहा कि वो सफदर को माफ़ करने पर तैयार है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए थे, मगर उसकी अगली बात सुनकर सब लोग ही परेशान हो गए थे। ख़ास तौर पर सफदर के बाप की तो हालत ख़राब हो गई थी जब सरदार जावेद ने कहा कि वो अमना से शादी करना चाहता है। अगर अमना वनी होकर उसकी हवेली में हो जाएं तो वो सफदर को माफ़ कर देगा, अपने भाई का कत्ल बख्श देगा। सफदर अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था, उनके बढ़ापे का सहारा था। उनके पास इस बात के अलावा और कोई चारा नहीं रहा कि वो सरदार जावेद की बात मान लें और अमना को वनी करके उसके हवाले कर देगो कि वो सरदार जावेद के बाद बहुत अच्छे से जानते थे कि वो किस कदर जालिम इंसान था। मगर उनके पास उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। अमना अपने माँ बाप के सामने बहुत रोई चलाई गड़गड़ाई, मगर किसी ने भी उस पर रहम नहीं खाया था। ज़बरदस्ती
उसका निकाह सरदार जावेद के साथ कर दिया था। वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी। वो अजमल के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अजमल के अलावा किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए अज़ियतनाक मरहला था। किसी और को शौहर के रूप में कबूल करना उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। मगर वो क्या जानती थी कि इस मुश्किल काम के साथ साथ उसे ऐसी अज़ियतों और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा जिनके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सरदार जावेद ने उसे बीवी का मकाम नहीं दिया था, बल्कि उससे अपनी राखील बना के रखा था और अपने दोस्तों और मुलाजमों के सामने भी उसे यों चारे की तरह पेश करता कि अमना अपने आप से नज़रें चराने लगती थी। वह शर्म से पानी पानी हो जाती थी। वो एक गैरतमंद माँ बाप की बेटी थी और शर्म वहिया वाली लड़की थी। मगर सरदार जावेद जैसे दरंदे के हाथ होकर वो तो अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगी थी। उसने अपनी जान लेने की बहुत कोशिश की, मगर हमेशा वो उसमें नाकाम हो गई। सरदार जावेद ने मौत को भी उसके करीब फटकने नहीं दिया था। उसके कमरे से ऐसी तमाम चीज़ें हटा दी गई थी जिनसे वो अपनी जान ले सकती थी। सरदार जावेद का कहना था कि जब तक मेरे जज्बात को तस्कीन नहीं मिल जाती तब तक तुम्हें मैं तरह तरह की इज़्ज़तें देता रहूँगा। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ़ पहुँचाई है। अमना ये सब सुनकर बड़ी तरह से ससक पड़ी थी। आपको अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। जानती हूँ कि आप उसके गनहगार को माफ़ नहीं कर सकते, मगर आप ये भूल रहे हैं कि मैं आपके भाई की गनहगार नहीं हूँ। मैं उसकी कातिल नहीं हूँ, बल्कि मैं उस सब में बेगुनाह हूँ। अब मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? तब सरदार जावेद ज़ोर से कहका लगाकर हंस पड़ा, कहने लगा कि अपने भाई से तो मैं शदीद नफ़रत करता था, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसे तो कत्ल भी मैंने खुद करवाया था। सरदार जावेद की बात सुनकर अमना का मना हैरत से खुले का खुले रह गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सरदार जावेद क्या कह रहा है। तब सरदार जावेद उसके करीब आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम कर कहने लगा कि तुम्हें पहली बार मैंने उस दिन देखा था जब तुम अपने सहेलियों के साथ कन्वे में से पानी भरकर घर जा रही थी। दूसरी बार तब देखा था जब तुम चोरी छिपे सफदर से मिलने गई थी और उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। और ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था। मैं चाहता था कि जिस तरह से मी हवेली की बाकी मुलाजमों से फ़ायदा उठा रहा हूँ, तुम्हें भी अपनी हवेली में मुलाजमा बना कर रखूँ, अपने जज्बात को भी तस्कीन पहुँचा लो। मगर तुमने तो हवेली में काम करने से साफ इनकार कर दिया और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी तय कर दी। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी आँखों में सफदर के लिए मोहब्बत देखकर मुझे किस कदर तकलीफ़ का एहसास हुआ था। जो चीज़ मैं हासिल करना चाहूँ उसे हर कीमत पर हासिल करके रहता हूँ। उन दिनों मुझे मेरे भाई ने भी बहुत तंग किया हुआ था। उसे मेरी कुछ ऐसी बातों के बारे में इल्म हो गया था जो किसी भी सूरत दूसरों के सामने नहीं उन्ना चाहती थी, और वो मुझे उन बातों के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहा था। वो मुझे सज़ा दिलवाना चाहता था और मैं उससे बहुत तंग था। फिर जब मुझे तुम्हारी शादी के बारे में इल्म हुआ तो मैंने सोचा कि एक तीर से दो शिकार कर लिए जाएं। मुझे यूँ अपने भाई से भी जान छोड़ गई और तुम्हें भी हासिल कर लिया। अमना हैरत और बेयकीनी से उसे देखती जा रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सरदार जावेद इस कदर घटिया इंसान भी हो सकता है। अगर तुम मुझे पसंद करते थे, मुझे हासिल करना चाहते थे, तो तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तुम मुझे दूसरों के सामने चारे के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते रहे? क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारी अब कोई अहमियत नहीं रही। तुमसे सारे मज़े में ले चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बीवी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी में मज़ीद नहीं रख सकता। यह कहकर उसने अमना को तलाक दे दी थी। अमना हैरत से आंखें फाड़े उसे देखती जा रही थी। सरदार जावेद उसके बाद उसे लेकर इस हवेली में आ गया था और अपनी माँ के सामने फेंक कर कहने लगा कि आज से उससे हवेली के सारे काम करवाए जाएं, जानवरों का चारा भी उसी से बनवाया जाए और बाकी काम भी अब उसी से ही करवाएंगे। सरदारनी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हारा बहुत जल्दी दिल बढ़ गया। उससे मुझे तो लगा था कि तुम उसे डेरे पर अभी मज़ीद चंद दिन रखोगे। वो नफ़रत से अमना को देखते हुए गोया हुई थी
اور سردار جاوید کے لبوں سے ایک قہقہ بلند ہوا تھا۔ اب امنا اس حویلی میں ملازمہ کی حیثیت سے رہنے لگے تھے۔ سردار نے کہا جب جی چاہتا وہ اسے دونوں ہاتھوں سے بری طرح سے پیٹنے لگتی، سب ملازموں کے سامنے اسی بری طرح سے بے عزت کر دیتی تھی۔ اس دن بھی آمنہ صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھی۔ وہ جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کر گھر لا رہی تھی جب اچانک وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ حویلی کی ملازمہ نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اسے اٹھا کر گھر میں لائی تھیں۔ سردار نے اسے دے کر نفرت سے منہ موڑ گئی، کہنے لگی کہ یہ لڑکی ناٹک کر رہی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، کام سے جان چھڑانے کا بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر سردار جاوید اتفاق سے گھر حویلی آیا تو اس نے امنا کو صحن کے بیچوں بیچ یوں بے ہوش حالت میں دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ ملازموں کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ امنا کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ امنا کو ہوش آ گیا تھا مگر وہ ابھی تک نقاہت محسوس کر رہی تھی۔ اس کا پیلا زرد چہرہ، آنکھوں کے نیچے حلقے اور کمزور جسم دیکھ کر سردار جاوید کو یہ گونا سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اس سے زیادہ سنگین سزا دینا چاہتا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے امنا کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا اور زبردستی اسے گھر سے باہر لے کر جانے لگا۔ سردارنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ گئی۔ سردار جاوید کہاں پر لے کر جا رہے ہو تم اسے؟ سردار جاوید نے ایک نظر ان کے غصے بھرے چہرے پر ڈالی اور پھر کہنے لگا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج یوں تھی، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سردارنی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اور باقی سب لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ سردار جاوید کب سے کسی کا اس قدر احساس کرنے لگا تھا؟ دوسری طرف امنا بھی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ وہ سخت بوکھلائی ہوئی تھی۔ اسے اس قدر تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سردار جاوید کبھی بھی اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو شاید کسی کے ساتھ بھی نیکی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ امنا کو شاید نئے طریقے سے اذیت اور سزا دینے جا رہا تھا، اور اس بات کا اندازہ امنا کو گاڑی میں بیٹھتے ہی ہوا تھا۔ جب سردار جاوید نے اسے کہا کہ آج سے تمہاری سزا کا نیا دور شروع ہوا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا اور الفاظ تھے یا پتھر جو اس کے منہ سے نکل رہے تھے، اور امنا بری طرح سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ جب وہ لوگ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو امنا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سردار جاوید اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا، مگر اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سزا پچلی، سزا کی نسبت زیادہ سنگین ہو گئی۔ امنا کسی بھی صورت یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر انجان شہر، انجان جگہ وہ کہاں جاتی؟ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گاڑی میں سردار جاوید کے ساتھ ساتھ ڈرائیور بھی موجود تھے، اور چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے کی امنا میں ہمت نہیں تھی۔ گو کہ زندگی سے موت بہتر تھی، مگر وہ خود کشی جیسا حرام کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی جب سگنل پہ رکی تو سردار جاوید فون پر مصروف ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ سے گویا شہر ٹپک رہا تھا۔ امنا کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ سردار جاوید اس وقت ارد گرد سے بے خبر تھا اور ڈرائیور کی نظر بھی ٹریفک سنگل پر ہی تھی۔ امنا کے پاس یہی موقع تھا۔ امنا فورا سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی تھی۔ اس کے پیچھے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ جب تک ان دونوں کو امنا کی حرکت کے بارے میں علم ہوا، تب تک امنا وہاں سے بھاگتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں بھاگنے کے بجائے گاڑیوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک گلی میں مڑ گئی تھی۔ یہاں پر مختلف دکانیں بنی ہوئی تھیں اور امنا ارد گرد سے بے خبر ہو کر بھاگ رہی تھی۔ وہ سب لوگ امنا کو یوں بھاگتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، مگر امنا کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ اپنی جان اور عزت بچا کر نکلنا چاہتی تھی۔ اس سے زیادہ امنا کچھ اور نہیں سوچ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک سڑک پر آ گئی اور اچانک سے وہ کسی گاڑی سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اطمینان کے لہر اسے اپنے وجود میں دوڑتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی اس عزت بڑی زندگی سے جان چھوٹ گئی تھی۔ امنا کی جب آنکھ کھلی
तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया था। ये देखकर उसे शदीद अफसोस हुआ था कि वो जिंदा थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका मतलब था कि वह दोबारा से इस इज़्ज़त बड़ी ज़िंदगी को जीने के लिए दुनिया में आ गई थी। वो उन्हीं सोचों में गम उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पास ही एक लड़का बैठा हुआ था जो उसे आंखें खोलता देखकर फिक्रमंदी से उसके पास आया था। अब ठीक हैं? उसने अपनी नरम आवाज़ में ये सवाल पूछा तो अमना ने झट से आंखें खोल दी थी। अपने ऊपर एक अजनबी चेहरा झुका देखकर वो बुरी तरह से डर गई थी। वह चलाते हुए अपनी जगह से पीछे हटी दो उसके सिर में दर्द की जैसे टैसें उठने लगी थी। वो लड़का उसको यूं चलाते देखकर घबरा गया था। आवाज़ सुनकर डॉक्टर और नर्सें भी कमरे में आ गई थीं। अमना बुरी तरह से चलाए जा रही थी। डॉक्टर ने उसे परसकून रहने के लिए नींद का इंजेक्शन लगा दिया था और इस लड़के से कहने लगा कि लगता है कि ये बहुत सदमे के ज़ेर असर हैं, जब ही उनकी ऐसी हालत हो गई है। उम्मीद है कि जब ये परसकून नींद से उठेंगी तो उनकी तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी होगी। डॉक्टर अमना को चेक अप करने के बाद कमरे से बाहर चले गए थे, जबकि रमीज़ कुर्सी पर बैठा रह गया था। उसकी नज़र अमना के मासूम चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसका जरद चेहरा बता रहा था कि वो एक दुखों की माड़ी लड़की है। यह देखकर रमीज़ को अफसोस हो रहा था कि वो लड़की जो देखने में बहुत कम उम्र थी, न जाने उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्या दुख थे जिन्होंने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। आज रमीज़ जब अपने अफस से उठकर घर वापस ही रहा था तो अचानक से ही वो लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। रमीज़ नहीं जानता था कि वो लड़की जानबूझकर आई थी या हादसाती तौर पर उसकी गाड़ी के साथ टकरा गई थी। इस बात का जवाब तो वही लड़की दे सकती थी। घर पे उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहने लगा कि जब तक वो लड़की होश में नहीं आ जाती, मैं उसे उसके घर वालों तक नहीं पहुँचा देता, तब तक मैं उसी हॉस्पिटल में ही रखूँगा। और फिर 3 घंटों के बाद अमना की आंख खुली तो अब की बार वो पहले की निस्बत बेहतर थी। रमीज़ ने आहिस्तगी से उसका हाल अहवाल पूछा। फिर जब उसके घर वालों के बारे में पूछा तो अमना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये देखकर रमीज़ को अंदाज़ा हो गया था कि वह ये सवाल सुनकर तकलीफ़ महसूस कर रही है, मगर अमना को उसके घर वालों तक पहुंचाने के लिए उसके घर वालों के बारे में जानना ज़रूरी था और रमीज़ उसे जल्द से जल्द अपने घर वालों से मिलवा देना चाहता था। जानता था कि लड़की का इतनी देर तक घर से बाहर रहना दुरुस्त नहीं है। उसके माँ बाप के दिल पर भी न जाने किया बैठ रही होगी। उसके बार बार पूछने पर अमना ने रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी सुनाई थी, जिसे सुनकर रमीज़ का मुना हैरत से खुले का खुला रह गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि आज के ज़माने में भी गाँव में औरतों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। उसने अमना को तसल्ली दी कि वो अमना की ज़रूर मदद करेगा। वो उन दरिंदों को उनके किए की सज़ा ज़रूर देगा जिन्होंने अमना को इस कद्र जुल्म और बर्बरीत का निशाना बनाया। वो उन्हें भी दुनिया के सामने अबरत का नमूना बना देगा। अमना को वह हज़ारों तसलियाँ दिलासे देने के बाद घर लेकर आया था। नफीसा बेगम ने जब अपने बेटे के साथ अजनबी लड़की को देखा तो वो हैरान परेशान रह गई। ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? रमीज़ ने मुलाजमा को बुलाकर अमना को गेस्ट रूम में भजवा दिया था और फिर अपनी माँ को सारी बात बताई तो ये सुनकर नफीसा बेगम को भी दुख हुआ था, मगर वो रमीज़ को कहने लगी कि तुम उन सब चीज़ों से दूर रहो, तुम्हारा उन बातों से कोई वास्ता नहीं है। तुम जानते हो कि वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से गरीज नहीं करेंगे। तुम इस लड़की की मदद करना चाहते हो तो उसे किसी NGO के हवाले कर दो, उसे कहीं पुनः दे दो। दोबारा उसे उन लोगों के हवाले मत करना, मगर तुम्हें उन लोगों से भड़ने की इजाज़त नहीं दे सकती। रमीज़ कहने लगा, अम्मी अब क्या चाहती है कि जो जुल्म अमना के साथ हुआ है वो और भी लड़कियों के साथ हो। लड़कियां उसी तरह से ससक कर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हों। वो गुनाह जो उसके भाई ने किया ही नहीं, उसकी सज़ा उस मासूम लड़की को झेलनी पड़ी। उसे होश का निशाना बनाया गया।
درندوں نے اسے بری طرح سے نوچ ڈالا اور اب چاہتی ہیں کہ میں یہ سب جانتے ہوئے بھی خاموشی سے بیٹھ جاؤں۔ اب جانتی ہیں کہ میرا اثر و رسوخ بہت ہے، میں ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دلواؤں گا۔ امنہ کو اس نے اپنے گھر میں ہی پناہ دے دی تھی۔ نفیسہ بیگم امنہ کا بہت خیال رکھتی، اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہنے لگی تھی، اور یہ سب وہ محض ہمدردی میں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی غم کی ستائی ہوئی ہے، دکھی ہے، ایسے میں ہمدردی کے دو بول اسے زندگی کی تلخی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ رمیز نے دوبارہ سے وہ کیس اوپن کروا لیا تھا۔ ڈی ایس پی اس کا دوست تھا اور یہ کیس اسی نہیں ہینڈل کیا تھا۔ اب جب کیس ری اوپن ہو گیا تو دوبارہ سے تفتیش شروع کی گئی تھی۔ جب یہ بات سردار جاوید کو معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کیس کو بند کروانے کی بھی اپنی پوری کوشش کی، مگر شاید اس کی مہلت ختم ہو گئی تھی اور اب اس کی سزا کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ دوبارہ سے تفتیش کرنے کے بعد ساری بات سامنے آ گئی تھی کہ سردار جاوید نے خود دولت اور جائیداد کے لالچ میں اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور الزام اس نے صفدر پر لگا دیا اور اس کی بہن کو حبس بے جا میں رکھا۔ اس کے خلاف ٹھوس ثبوت مل گئے تھے۔ اثر و رسوخ اور دولت ہونے کے باوجود بھی اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا۔ کوئی بھی اس کا حامی اسے اس جیل سے نکال نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی ماں بھی اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے خود ہی اپنے بھائی کی جان لی ہے تو وہ اپنے بیٹے کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں رہی تھی۔ سب سارے معاملات حل ہو گئے تو امنہ کے کہنے پر اسے اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ کتنے ٹائم کے بعد امنہ اپنی ماں کے گلے سے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر وہ پڑی تھی۔ کتنے ٹائم سے وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے مچل رہی تھی، بے قرار ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کے پاس اٹھتی، اس کے دل جوئی کرنے کی کوشش کرتی، اس سے باتیں کرتی، اور امنہ کافی حد تک ان کی موجودگی میں بہل جاتی تھی، اور جب تنہا ہوتی تو پھر سے یادیں اسے چاروں طرف سے اپنے گھیڑے میں لے لیا کرتی تھی۔ اس نے وہاں پر جو وقت گزارا تھا وہ اسے کسی صورت بھی نہیں بھول رہا تھا۔ اپنی ذلت اور اذیت بھری زندگی اسے کسی ناگ کی طرح ڈیڑس رہی تھی، اور پھر 6 مہینے کے بعد اس نے اجمل کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ تب وہ اپنے انسوں پر بند نہیں باندھ پائی تھی، اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس پر بیتے ہوئے ظلم کی دستانیں اجمل تک بھی پہنچ گئی تھی کہ وہ ایک وقت میں کتنے ہی لوگوں کی ہوش کا نشانہ بنی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اجمل نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سب میں امنہ کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ مظلوم تھی۔ وہ تو خود کسی کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، ایسے میں اسے کسی اور کے کیے گئے گناہ کی سزا دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ اس نے جب امنہ کے لیے دوبارہ سے شادی کا پیغام بھجوایا تو امنہ بے یقین ہو کے رہ گئی تھی۔ اس نے اجمل کو اس بات سے باز رکھنے کی کوشش کی، اس سے کہنے لگی کہ میرا دل خالی ہو گیا ہے، میں تمہیں محبت نہیں دے سکتی، میں اب تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گی، مگر اجمل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تمہیں خوش رہنا سکھا دوں گا تو میرے ساتھ رہو، میں تمہیں پھر سے جینا اور محبت کرنا سکھا دوں گا۔ اس کی بات پر امنہ نے محبت سے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ بالآخر لاکھ اذیتوں اور تکلیفوں کے بعد وہ ایک محبت بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آہستہ آہستہ اس کا حال دل بھی بڑھنے لگے گا، اور پھر اپنے ماضی کو وہ بول جائے گی اور اپنے مستقبل کو بہترین کر لے گی، اور اسی سب میں اجمل نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ شاید اگر اجمل اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ زندگی کی مشکلات کبھی نہ بھول پاتی۔